वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें से हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि थंब डोमेन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था और फिंगर डोमेन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोग को एक नया टॉपिक देखना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? जिसको हम लोग बोलते हैं द फर्टिलिटी ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, या हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ रीडिंग और काइनेटिक प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? देखो ये बहुत इजी है, कैसे करके इसको समझते हैं। देखो जब भी कभी ये टर्म आएगा ना, प्रूफ रीडिंग और काइनेटिक प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज या द फर्टिलिटी ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, क्या मतलब क्या होता है? देखो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा। देखो हम लोग क्या जानते हैं ना, हम लोग ये जानते हैं कि डीएनए एप्लीकेशन में क्या से क्या बन रहा है। हम लोग बोलेंगे डीएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है डीएनए एप्लीकेशन के केस में। ठीक है, तो डीएनए कैसे बन रहा है? हम लोग बोलेंगे डीएनए कैसे बन रहा है? हम लोग बोलेंगे डीएनए को बनाने वाला जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? डीएनटीपीज है। ठीक है, ये डीएनटीपीज क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे डीएटीपी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे डीजीटीपी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे डीसीटीपी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी हो सकता है। ठीक है, यही जो डीएनटीपीज है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही क्या होता है? हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइज करता है और क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए का डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है? मान लीजिए पहला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ता है? हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये भी क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ये भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ये क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। और ये वाला क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और वो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या रहता है? हम लोग बोलेंगे डीएटीपी रहता है, डीजीटीपी रहता है, डीसीटीपी रहता है और डीटीटीपी रहता है। ठीक है, और ये देखो, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे मतलब बेस पेयरिंग होता है। ठीक है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे? ये सब बेस पेयरिंग है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के स्ट्रैंड का। ठीक है, मान लीजिए क्या चीज है? डीएटीपी है मान लो। ठीक है, तो डीएटीपी में क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे एडेनिन रहेगा। और ये क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी। तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कैसा? डीएनटीपी आएगा। हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी आएगा। देखो ये तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीज चाहिए। और ये डीएनटीपीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है? या डीएनए से डीएनए को बनाने वाला एंजाइम क्या होता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। हम लोग जानते हैं इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 किसको रिकॉग्नाइज करेगा? हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा, तभी तो ये क्या बना पाएगा? डीएनए से डीएनए बना पाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, ये तो डीएनए के, ये तो डीएनए के बारे में था। अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? अगर हम लोग आरएनए को देखेंगे तो आरएनए में भी क्या होता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए में भी क्या होता है? हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, जैसे कि आरएनए, ये आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड, मान लो ऐसा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिख रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड 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 और ये न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या रहेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या रहेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। सिमिलरली ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, सिमिलरली ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, याद रखना है आरएनए में भी क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होता है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम लोग खास नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनटीपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आरएनटीपीज। लेकिन डीएनए के केस में क्या बोलते हैं हम लोग? डीएनटीपीज, मतलब डीऑक्सी क्या चीज हम लोग बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबो का, राइबो यहां पर
टर्म आ रहा है, हम लोग बोलेंगे किससे, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर से। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मतलब आरएनए में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर मिलता है। और डीएनए में क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे डी। डी का मतलब क्या है, डीऑक्सी, ठीक है। डीएनए में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे राइबोस जो शुगर होगा वो कैसा शुगर होगा, हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं डी डी डी, ठीक है। लेकिन आरएनए में हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, आरएनटीपीज, ठीक है, याद रखना है। तो ये आरएनटीपीज क्या होता है, देखो ध्यान से, ये आरएनटीपीज क्या हो सकता है, ये आरएनटीपीज आरएटीपी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आरजीटीपी हो सकता है। ये क्या होता है, आरसीटीपी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, आरयूटीपी हो सकता है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, आरएनटीपीज है। यही आरएनटीपीज के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए का स्ट्रैंड बनता है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में ही मिलेगा और डीएनए हम लोग बोलेंगे ये डबल स्ट्रैंड में मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, ध्यान से देखो, ये आरएनटीपीज है, ठीक है, ये क्या है, डीएनटीपीज है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए जो पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 कैसे करके डिस्टिंग्विश करता है डीएनटीपीज और आरएनटीपीज में, ठीक है। क्योंकि जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो आरएनटीपीज और डीएनटीपीज हम लोग बोलेंगे दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। कुछ ऐसा डिफरेंस होता है जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और तब जाके डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, डीएनटीपीज को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक साइट में इंटर करा के क्या कराता है, डीएनए का सिंथेसिस कराता है। इसका मतलब हो गया कि कैटालाइटिक जो सेंटर है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, डीएनए पोल 3 एंजाइम का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उस कैटालाइटिक साइट में आरएनटीपीज को घुसने नहीं देता है कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। क्योंकि आरएनटीपीज का काम क्या चीज है, आरएनए को बनाना, ना कि डीएनए को बनाना। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होगा जिसके थ्रू ये क्या चीज को डिस्टिंग्विश कर सकता है, डीएनटीपीज को डिस्टिंग्विश कर सकता है और आरएनटीपीज को डिस्टिंग्विश कर सकता है, ठीक है। तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनटीपीज को और आरएनटीपीज को डिस्टिंग्विश करता है, वही हम लोग स्टडी करते हैं। क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग या काइनेटिक प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज में, और जिसको क्या बोलते हैं, द फर्टिलिटी ऑफ क्या चीज, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए देखो ध्यान से, इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मिटा रहा हूं और मैं समझाता हूं क्या चीज है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, एक चीज तो समझ में आ गया, डीएनए को बनाने के लिए डीएनटीपीज चाहिए, आरएनए को बनाने के लिए आरएनटीपीज चाहिए। दोनों डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज में हम लोग बोलेंगे सिमिलैरिटीज होता है लेकिन माइन्यूट डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है, डीएनए पोल 3, ठीक है। तो कैसे करता है ये सब, कैसे डीएनए पोल 3 डिस्टिंग्विश कर पा रहा है डीएनटीपीज और आरएनटीपीज में, इसको अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्या बताया था, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 3 डोमेन मिलता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फिंगर डोमेन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं थंब डोमेन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पाम डोमेन। तो ये वाला यहां से लेके यहां तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिंगर डोमेन है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिंगर डोमेन है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पाम डोमेन है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन है। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थंब डोमेन है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थंब डोमेन है, ठीक है। ये हम लोग स्टडी किए हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो पाम डोमेन है ना, ये वाला पाम डोमेन के पास देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैटालाइटिक सेंटर है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैटालाइटिक सेंटर है। ये क्या चीज है, ये वाला एरिया, ये वाला क्या चीज है, कैटालाइटिक सेंटर है। ये वाला को मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या है, कैटालाइटिक सेंटर है, जहां पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल रिएक्शन होता है। मतलब यहाँ पर ही क्या होता है, हाँ हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। एक्चुअल रिएक्शन यहीं पर होता है, ये मैंने बताया था, आप लोग देखना। तो यहाँ पर ये जो पाम डोमेन है ना, ये पाम डोमेन का जो कैटालाइटिक साइट है ना, या कैटालाइटिक सेंटर है, या एक्टिव साइट भी बोल सकते हैं, ये कैटालाइटिक सेंटर में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से। ये जो पॉकेट जैसा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
क्या चीज, मैंने यहाँ पे लिखा क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग, क्या चीज, पॉकेट, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एनबीपी का मतलब ये कहां प्रेजेंट होता है, पाम डोमेन। पाम डोमेन मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो कैटालाइटिक सेंटर है, उसी कैटालाइटिक सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट होता है ना, इस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट में दो स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये पहला एमिनो एसिड, इसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे, दो स्पेसिफिक क्या होता है हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड होता है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, ये पहला एमिनो एसिड है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा एमिनो एसिड है। ठीक है, जो पहला एमिनो एसिड है ना, ये दो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं टू स्पेसिफिक क्या चीज, एमिनो एसिड्स फाउंड विद इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट, याद रखना। ठीक है, और यही स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यही टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स। यही डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स क्या करेगा, यही डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड क्या करेगा, डीएनटीपीज को और आरएनटीपीज को रिकॉग्नाइज कर पाएगा या रिकॉग्नाइज करता है। कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स की वजह से ही हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मेन एंजाइम है, वो क्या चीज कर पाता है, डीएनटीपीज और आरएनटीपीज के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाता है, डिस्क्रिमिनेट कर पाता है कि ये डीएनटीपीज है और ये आरएनटीपीज है, जिसकी वजह से ये कभी भी आरएनटीपीज को अंदर आने नहीं देगा। कहां, कैटालाइटिक सेंटर में, क्योंकि आरएनटीपीज का काम क्या चीज है, आरएनए को बनाना। लेकिन यहाँ पर आरएनए को तो बनाना नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पर क्या इंटर करेगा, डीएनटीपी इंटर करेगा, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो अब ये जो दो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स है वो क्या क्या है, तो याद रखना है, पहला जो स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लूटामिक एसिड, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्लूटामेट। ठीक है, ये वाला जो एमिनो एसिड है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूटामिक एमिनो एसिड, जो ग्लूटामेट है। दूसरा जो एमिनो एसिड है ना, उसका नाम नहीं दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अननोन एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं, अननोन एमिनो एसिड्स, जिसके पास क्या होगा हम लोग बोलेंगे, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास लॉन्ग साइड चेन होगा, जिसके पास क्या होगा, लॉन्ग साइड चेन होगा, वैसा अननोन एमिनो एसिड यहां पर मिलता है। ठीक है, और यही ग्लूटामिक एसिड और ये अननोन एमिनो एसिड है जिसका साइड चेन लॉन्ग होता है, यही दो एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड। और यही डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड क्या करता है, डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को क्या करता है हम लोग बोलेंगे, रिकॉग्नाइज करता है कि ये डीएनटीपीज है और ये क्या है, आरएनटीपीज है। ठीक है, तो याद रखना है। तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो पाम डोमेन होता है ना, किसका, डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ये वाला कौन सा एंजाइम है, ये मेन एंजाइम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3। ठीक है, ये डीएनए पोल 3 का हम लोग बोलेंगे, ये जो पाम डोमेन है ना, ये पाम डोमेन में क्या होता है, देखो ध्यान से, पाम डोमेन में क्या होता है, एक स्मॉल पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, दो स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड।
और ये डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स जो है वो हम लोग बोलेंगे डी एनटीपीज और आर एनटीपीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक मैकेनिज्म के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है। उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी या स्टीयरिक एक्सक्लूजन, ये क्या बोलते हैं मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये डीएनटीपीज है, ये आरएनटीपीज है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3 वही तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके पास ही नहीं ये सब सारा का सारा मतलब डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स है। तो ये एंजाइम ही एक्चुअल में क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे डी एनटीपीज को और आर एनटीपीज को क्या कर पा रहा है, एक तरह से हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होता है डीएनए पॉल 3 का, जिसकी वजह से ये डी एनटीपीज और आर एनटीपीज को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक सेलेक्टिविटी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक सेलेक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। और ऐसा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म जिसके थ्रू डी एनटीपीज और आर एनटीपीज को क्या किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश कर दिया जा रहा है, वैसे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म या काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। वही देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा है काइनेटिक प्रूफ रीडिंग ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज। तो कुछ नहीं है, बस क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कहता है, उसके पास क्या है, ये पाम डोमेन में न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट है, इस पॉकेट में 2 स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स है जिसको डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स बोलते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स क्या करता है, डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। डीएनटीपीज वैसा मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए को बनाता है, जैसे कि डीएटीपी, क्या चीज, डीजीटीपी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीसीटीपी, और क्या चीज डीटीटीपी, ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीज है। और आरएनटीपीज वैसा मॉलिक्यूल होता है जो आरएनए को बनाता है, तो ये क्या होगा आरएटीपी, क्या होगा आरसीटीपी, क्या होगा आर हम लोग बोलेंगे जीटीपी, क्या होगा आरयूटीपी। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे डिस्टिंग्विश कर पाता है, कौन, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉल 3। और ये जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होता है डीएनए पॉल 3 का, जिसके थ्रू ये डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है इजीली, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक सेलेक्टिविटी। और इस टाइप के प्रूफ रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब वही मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेटर जो एमिनो एसिड्स होता है वो पहला एमिनो एसिड क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है या ग्लूटामेट होता है। ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कोई भी अननोन एमिनो एसिड हो सकता है यहाँ पर, लेकिन वो एमिनो एसिड का क्या होना चाहिए, जो साइड चेन है ना वो हमेशा लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड और ये जो अननोन एमिनो एसिड है वो क्या कर पा रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कर पा रहा है, डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। कैसे पता चलेगा, तो पता करने के लिए देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पर देखो वही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि पहला जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है ना उसको यहां से हम लोग बोलेंगे हटा के या रिप्लेस करके कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पर लगा दिया गया, वेलिन, मान लो वेलिन एमिनो एसिड यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लगा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया ग्लूटामिक एसिड को किससे, वेलिन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वेलिन है और इसके साथ जो अननोन एमिनो एसिड है जिसका साइड चेन लॉन्ग है, वो दोनों एमिनो एसिड देखा गया कि ये हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ग्लूटामिक एसिड तो होना ही होना है, हम लोग बोलेंगे किसमें, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड में, क्योंकि जब ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया गया वेलिन एमिनो एसिड से, तब हम लोग बोलेंगे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ बिटवीन किसका डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो अननोन एमिनो एसिड है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड को डाला गया जिसका साइड चेन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड चेन जिसका शॉर्ट है वैसा एमिनो एसिड को डाला गया, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड को रहने दिया गया, तब भी देखा गया हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए डीएनटीपीज और आरएनटीपीज में हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड है उसमें पहला एमिनो एसिड क्या होगा, हमेशा ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट होगा, और दूसरा एमिनो एसिड क्या होगा, हमेशा कोई भी अननोन एमिनो एसिड होगा लेकिन उसका साइड चेन क्या होगा, लॉन्ग होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, ये एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला
कि हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन एमिनो एसिड या डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स में ग्लूटामिक एसिड होगा ही होगा, और हम लोग बोलेंगे अननोन एमिनो एसिड जिसका साइड चेन लॉन्ग होगा वही दोनों क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड होगा, और यही क्या कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा बिटवीन डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 में कौन इंटर करता है, डीएनटीपीज इंटर करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, इसे यही देखो मैंने यहाँ पर लिखा, द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बाय व्हिच इट कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज इज नोन एज काइनेटिक सेलेक्टिविटी, मैंने बता दिया। और इस टाइप के प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, काइनेटिक प्रूफ रीडिंग या काइनेटिक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है हेडिंग में, और इसका दूसरा नाम क्या है, फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एमिनो एसिड है, ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है, ये एमिनो एसिड ये कैसे करके डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है डीएनटीपीज और आरएनटीपीज को। तो हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स है वो एक प्रॉपर्टी के थ्रू, या हम लोग बोलेंगे एक प्रिंसिपल के थ्रू या एक मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर पा रहा है, डीएनटीपी और आरएनटीपी को क्या कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। उस प्रिंसिपल या उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रिंसिपल या उस प्रॉपर्टी या उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी। ठीक है, या क्या बोलेंगे, स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या क्या बोलेंगे, स्टीयरिक एक्सक्लूजन मैकेनिज्म। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, आरएनटीपीज। याद रखना है, डेंस स्ट्रक्चर ऑफ आरएनटीपीज की वजह से क्या कर पा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स है वो क्या कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज को। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं क्या चीज है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पर इसलिए डायग्राम बनाया हूं, इससे मैं समझाता हूं कि स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे डेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, आरएनटीपीज, उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं फिर समझाऊंगा। तो देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स क्या कर पा रहा है, हम लोग बोलेंगे डिस्टिंग्विश या डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है बिटवीन डीएनटीपीज एंड आरएनटीपीज। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर डीएनटीपीज के बारे में अगर देखो देखेंगे, डीएनटीपीज अगर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर मान लो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, मान लो आरएनटीपीज के बारे में, यहाँ पर आरएनटीपीज है मान लो। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर में हम लोग बोलेंगे माइन्यूट डिफरेंस होता है, क्या चीज, उसी डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करता है हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड। तो क्या डिफरेंस होता है, तो देखो डीएनटीपी में क्या क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी हो सकता है, डी हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, जीटीपी हो सकता है, डीसीटीपी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी हो सकता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज में क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज में आरएटीपी हो सकता है, क्या हो सकता है, आरजीटीपी हो सकता है, आरसीटीपी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आरयूटीपी हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, आर मतलब राइबो, राइबो मतलब आरएनए। ठीक है, डी मतलब डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब डीएनए, मतलब ये मॉलिक्यूल डीएनए को बनाएगा, ये मॉलिक्यूल आरएनए को बनाएगा। क्योंकि डीएनए एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर आरएनटीपीज को नहीं इंटर करने देना है, कहा हम लोग बोलेंगे मेन एंजाइम के कैटालाइटिक सेंटर में। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज है, कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ डीएटीपी को, देखो यही स्ट्रक्चर से सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्लियर होगा। यहाँ पर देखो मैं डीएटीपी को बना रहा हूँ। ठीक है, तो डीएटीपी मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये 1 प्राइम, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, ये क्या है, कार्बन नंबर 5 प्राइम, और ये क्या है, कार्बन नंबर 4, ये क्या है, कार्बन नंबर 5। इसको हम लोग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम क्यों बोल रहे हैं, मैंने बताया था, आप लोग देख लेते हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 1 के साथ कौन सा हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे, ये वाला ये कार्बन नंबर 1 ये क्या हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर है। क्यों, क्योंकि इसके दूसरे पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, याद रखना है डीऑक्सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डीऑक्सी, क्या चीज है ये, राइबोस शुगर है। ठीक है, ये और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, नाइट्रोजनस बेस है। डीऑक्सी, डी मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डी का मतलब होता है क्या चीज, डिलीट, याद रखना है क्या चीज, ऑक्सी मतलब क्या चीज को यहाँ पर डिलीट किया गया, ऑक्सीजन को, किससे, राइबोस शुगर से। मतलब पहले ये राइबोस शुगर था, राइबोस शुगर में 2 प्राइम पे क्या रहेगा, OH रहेगा, तो वहां से क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, तब जाके डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। ठीक है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर हमेशा किसमें मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपने डीऑक्सीराइबोस शुगर, और हम लोग बोलेंगे
कोई भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एटीनिन, तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मिला के बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे क्या चीज, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ए से क्या हो जाएगा एडिनोसिन, ठीक है, ओसिन सफिक्स लगता है क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिनोसिन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिनोसिन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डीएटीपी है ना, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन नंबर 5 से क्या चीज जुड़ा हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन क्या चीज ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरे पोजीशन पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डीजीटीपी का भी होगा, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर जी होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डीसीटीपी का भी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइटोसिन होगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी का भी सब कुछ स्ट्रक्चर सेम होगा, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा थायमीन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे डीएनटीपी का एग्जांपल है क्या चीज, डीएटीपी को मैं बनाया, सबका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक आरएनटीपी को बना रहा हूं, बस एक, सबका सब आरएनटीपी का स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, बस मैं एक को बना रहा हूं, इसी को मैं बना दे रहा हूं, डीएटीपी को मान लो बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये हम लोग बोलेंगे, याद रखना आर स्टैंड्स फॉर राइबो, राइबो मतलब राइबोस शुगर, ठीक है। तो आरएनए में जो शुगर मिलता है वो क्या होता है राइबोस शुगर, तो ये मैं शुगर का स्ट्रक्चर बनाया, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। इसको हम लोग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम करके नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा आर एटीपी का ना, तो मतलब इसमें जुड़ा हुआ रहेगा एडेनिन जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि राइबोस शुगर है ना, तो राइबोस शुगर में दूसरे पोजीशन पे OH रहता है और तीसरे पोजीशन पे भी OH रहेगा, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग राइबोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, सब कुछ देखो सेम, इसके साथ क्या हम लोग बोलेंगे क्या है नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, यही बोलेंगे। या अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 के पास क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे 3 फॉस्फेट जुड़ा होगा, तभी तो ट्राई फॉस्फेट होगा ना, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी अल्फा बीटा गामा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज राइबो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे आर मतलब राइबो, क्यों, क्योंकि राइबोस शुगर है। एडिनोसिन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिनोसिन, ठीक है, क्या चीज ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट, यही कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग ये देखिए कि ये तो मैं आर एटीपी को बनाया, ठीक है, आर एटीपी को बनाया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आर एटीपी को बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या चीज को बनाया था, केवल यहाँ पर मैं बनाया था डीएटीपी को बनाया था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जितना भी आर एटीपी है या आर एटीपी है, इसमें आर जीटीपी में यहाँ पर जी होगा, आर सीटीपी में यहाँ पर सी होगा, आर यूटीपी में यहाँ पर यू होगा, ठीक है। सबका हम लोग बोलेंगे केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, सारा का सारा आर एनटीपीज का, यहाँ पर सारा का सारा डी एनटीपीज का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। अब देखो ध्यान से हम लोग बोलेंगे, कुछ आर एनटीपीज और डी एनटीपीज में एक माइन्यूट डिफरेंस है। क्या चीज का डिफरेंस है, देखो ध्यान से, ये जो आर एनटीपीज है ना, आर एनटीपीज का हम लोग बोलेंगे दूसरे कार्बन पे, देखो दूसरे कार्बन, ये जो राइबोस शुगर का जो दूसरा कार्बन है ना, देखो ध्यान से, ये जो दूसरा कार्बन, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला को, ये कार्बन नंबर 2 है, देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर मतलब 2 प्राइम है, ये कार्बन नंबर 2 प्राइम के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर हम डीएनटीपीज को देखेंगे, तो डीएनटीपीज में देखो ध्यान से, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर का कार्बन नंबर 2 को बनाओ, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है, मान लीजिए वाला, तो कार्बन नंबर 2 के पास केवल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, केवल हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो किसका स्ट्रक्चर ज्यादा डेंस होगा, हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर ज्यादा डेंस होगा, हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा डेंस होगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे दूसरे पोजीशन पे क्या हम लोग बोलेंगे OH है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है, और इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आरएनटीपीज की तुलना में कम डेंस होगा, ठीक है। तो ये जो डेंस स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक, ये जो डेंस स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक, क्या चीज एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी,
इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो यही स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी या डेंस स्ट्रक्चर ऑफ आर एनटीपीज को ही रिकॉग्नाइज कर जाता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये डेंस स्ट्रक्चर है आर एनटीपीज का सारा आर एनटीपीज के दूसरा जो कार्बन है राइबोस शुगर को, उसमें सब में क्या रहेगा, OH रहेगा, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर आर एनटीपीज का वो डी एनटीपीज की तुलना में क्या होगा, ज्यादा डेंस हो जाएगा। और यही डेंस स्ट्रक्चर को कौन रिकॉग्नाइज करता है, हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज कर जाता है, जिसकी वजह से ये कभी भी आर एनटीपीज को हम लोग बोलेंगे कहां इंटर नहीं करने देगा, कैटालाइटिक सेंटर में इंटर करने नहीं देगा कौन, ये डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखो क्या चीज है, बहुत इजी है। देखो अगर हम लोग एक मिथाइल ग्रुप को बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, मान लिया मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोग इथाइल ग्रुप को बना रहे हैं, ठीक है, CH2O5, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तोड़ के बनाएंगे, तो मिथाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे CH3 ऐसे करके होगा। अगर इथाइल ग्रुप को हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके बनाएंगे। देखो यहाँ पर ये 2 कार्बन और कितना हम लोग बोलेंगे, ये 5 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, 1 2 3 4 5 C2H5 है ना, C2H5 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 C2 1 2 3 4 5 1 2 3 4, मान लो यहाँ पर C2H4 है, ठीक है, मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो C2H4 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर डेंस है, तो हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग बोलेंगे ज्यादा क्या चीज है, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके स्ट्रक्चर क्या हम लोग बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, लेस डेंस है, किसकी तुलना में, हम लोग बोलेंगे C2H4 की तुलना में। तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 एटम है, यहाँ पर क्या है, केवल एक ही एटम है, देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है। तो यही डेंस स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी, इसी को रिकॉग्नाइज करता है, इस डेंस स्ट्रक्चर ऑफ आर एनटीपीज को ही रिकॉग्नाइज करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड, ठीक है, याद रखना है। और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड क्या करता है, कभी भी हम लोग बोलेंगे आर एनटीपीज को इंटर करने नहीं देता है। और यही रीजन है कि क्या इंटर करेगा, केवल डी एनटीपीज इंटर करेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर ऑफ डीएनए पोल 3 में। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूं, अब ये डायग्राम को बताता हूँ। देखो इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, अच्छा ठीक है, इसको रहने दीजिए। देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए का मान लो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए के स्ट्रैंड है, मैं 2 ही मतलब न्यूक्लियोटाइड को दिखा, और भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होगा, कैसे पता चलेगा डीएनए के स्ट्रैंड है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसके दूसरे पोजीशन पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा, हाइड्रोजन है। तो देखो सब में हाइड्रोजन है, मतलब ये डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, मान लो इससे क्या बन रहा है, नया डीएनए बन रहा है, नया डीएनए बन रहा है। तो कैसे पता चलेगा नया डीएनए बन रहा है, क्योंकि जो भी डीएनटीपीज आएगा वो डीएनटीपीज में देखो कार्बन, वहां जो डीऑक्सी जो राइबोस शुगर होगा उसमें क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे देखो H रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएनए बन रहा है, ठीक है, या डीएनटीपीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मान लो क्या चीज है, कैटालाइटिक सेंटर है, मान लो, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नया क्या होगा, डीएनटीपीज इंटर करेगा, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर से नया डीएनटीपीज इंटर करना चाहिए, तब जाके फिर क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होता चला जाएगा। लेकिन मान लो कि डीएनटीपीज नहीं आके क्या गलती से क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे कौन आ रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज मान लो आ रहा है। तो वो आरएनटीपीज को रिकॉग्नाइज कौन कर लेगा, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज कौन कर लेगा, देखो ध्यान से, कौन कर लेगा, ये डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड। देखो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे अननोन अमीनो एसिड है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है वो क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, वो हम लोग बोलेंगे जितना भी आरएनटीपीज है ना, ये आरएनटीपीज में जो दूसरे पोजीशन पे जो हम लोग बोलेंगे डेंस स्ट्रक्चर जो है किसका, राइबोस शुगर का जो दूसरा कार्बन है उसमें जो डेंस स्ट्रक्चर है, जिसको स्टीयरिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ आरएनटीपी, इसी को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, ये डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड। और जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये आरएनटीपीज को अंदर इंटर नहीं करने देगा कौन, हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड, और ये आरएनटीपी को फिर बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी लोग सोचिए क्या क्या बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है ना, ठीक है, और आरएनटीपीज क्या चीज के लिए रिस्पांसिबल होता है, आरएनए को बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है,
ठीक है। तो ऐसे करके आर आर एनटीपीज को क्या कर पाता है, हम लोग बोलेंगे डिस्टिंग्विश कर पाता है कि ये आर एनटीपीज है और ये क्या चीज है, डी एनटीपीज है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने यहाँ पर समझाया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, द फिडेलिटी ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, या क्या बोल सकते हैं हम लोग प्रूफ रीडिंग और काइनेटिक प्रूफ रीडिंग ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। तो अभी हम लोग और एक टॉपिक देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और वो क्या टॉपिक है, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम है वो उसका प्रोसेसिविटी क्या होता है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, प्रोसेसिविटी का मतलब हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे मिस्टेक नहीं करता है। कब हम लोग बोलेंगे, जब वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते चला जाता है तो वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 या डीएनए पोल 3। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि द वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग रिगार्डिंग डीएनए पोल 3 इज इट्स प्रोसेसिविटी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और मैंने ये लिखा है कि डीएनए पोल 3 का फंक्शन बहुत रैपिड होता है। इसका मतलब हो गया कि डीएनए पोल 3 क्या कर सकता है, 1 सेकेंड में हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड में डीएनए पॉलीमरेज 3 हम लोग बोलेंगे 10 टू द पावर 3 हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीस को क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे जोड़ सकता है। ठीक है, जब वो डीएनए को बना रहा है उस टाइम पे, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है डीएनए पोल 3 का, डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली रैपिड होता है। ठीक है, तो ये ऐसे कर, ये 1 सेकेंड में इतना ज्यादा डीएनटीपीस को कैसे करके जोड़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये इसीलिए जोड़ पा रहा है क्योंकि ये क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली प्रोसेसिव इन नेचर होता है। कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3। और ये जो हाईली प्रोसेसिव नेचर डीएनए पोल 3 का होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 3 या 1000 डीएनटीपीस को क्या कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है, मिस्टेक नहीं कर पा रहा है। इसी हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिव नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पोल 3 या डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये जो प्रोसेसिविटी होता है इसको कौन इंक्रीज करता है, तो याद रखना मैंने बताया था बीटा क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप क्या करता है, प्रोसेसिविटी को हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर देता है। किसका, डीएनए पोल 3 का। कितना टाइम्स इंक्रीज कर देता है प्रोसेसिविटी को, तो हम लोग बोलेंगे 100 टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और अगर करेक्ट बेस पेयरिंग मतलब ए किसके साथ पेयर करेगा ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन टी के साथ, सी किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ, जी किसके साथ पेयर करेगा, सी के साथ, टी किसके साथ पेयर करेगा, ए के साथ। अगर ये करेक्ट बेस पेयरिंग होगा तो देखा गया है कि करेक्ट बेस पेयरिंग भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम है उसका प्रोसेसिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पोल 3 का सिंपल मीनिंग, सिंपल मतलब ये होगा कि हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पोल 3 है जब वो डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस करता है तो वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड या करेक्ट डीएनटीपीस को ही ऐड करता चला जाता है। ठीक है, और 1 सेकेंड में हम लोग बोलेंगे 10 टू द पावर 3 डीएनटीपीस को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ऐड कर देता है। कौन, डीएनए पोल 3। ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन बहुत रैपिड होता है। और याद रखना है ये जो इसका प्रोसेसिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। पहला फैक्टर क्या चीज है, बीटा क्लैंप, दूसरा फैक्टर क्या चीज है, करेक्ट बेस पेयरिंग। बीटा क्लैंप से जुड़ा हुआ रहता है डीएनए पोल 3 एंजाइम, मैंने बताया था, और जिसकी वजह से डीएनए पोल 3 का जो प्रोसेसिविटी है वो 100 टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब चांस ऑफ एरर जो है, चांसेस ऑफ एरर है वो क्या हो जाएगा, बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा क्या चीज है, करेक्ट बेस पेयरिंग इनहैंसेस द प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पोल 3। करेक्ट अगर बेस पेयरिंग होगा एटी के साथ, जीसी के साथ, या सीजी के साथ, या टीए के साथ, जब बेस पेयर करेक्ट बेस पेयरिंग होगा तो हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 का प्रोसेसिविटी क्या हो जाएगा, इनहैंस हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पोल 3। तो ये खत्म होता है प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पोल 3, और हम लोग क्या बोलेंगे, ये काइनेटिक प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज या प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, द फिडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में इनिशिएशन भी स्टडी कर लिए, इलोंगेशन भी स्टडी कर लिए, टर्मिनेशन भी स्टडी कर लिए। ठीक है, अब बस एक टॉपिक बचा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ क्या चीज, ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसका रेगुलेशन क्या होता है वो टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसका 3 स्टेप होते हैं, 3 मैकेनिज्म होता है, को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन स्टेप या इनिशिएशन मैकेनिज्म,
दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन मैकेनिज्म। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मैकेनिज्म। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो मैकेनिज्म है, इसमें हम लोग बोलेंगे कि रेट लिमिटिंग स्टेट कौन सा होगा, कौन सा हम लोग बोलेंगे रेट लिमिटिंग स्टेट को शो करेगा। इनिशिएशन मैकेनिज्म शो करेगा, इलोंगेशन मैकेनिज्म शो करेगा कि टर्मिनेशन मैकेनिज्म शो करेगा। तो जब भी कभी ये टर्म आएगा रेट लिमिटिंग स्टेट, तो रेट लिमिटिंग स्टेट का मतलब हो गया टाइम टेकिंग या स्लो स्टेप। तो आप लोग को यहां से ये पता करना है कि सबसे स्लो स्टेप कौन है, इनिशिएशन है या इलोंगेशन है या टर्मिनेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि डीएनए एप्लीकेशन में मतलब जो भी स्टेप सबसे स्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, या जो भी स्टेप जो बहुत टाइम टेकिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में याद रखना है जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे कौन है, इनिशिएशन है, याद रखना है। क्योंकि इनिशिएशन होने के लिए ही हम लोग बोलेंगे, इनिशिएशन जब होता है तो वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन जो स्टेप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप या टाइम टेकिंग स्टेप या क्या बोलेंगे, स्लो स्टेप, ठीक है। एक बार इनिशिएशन हो जाएगा तो उसके बाद इलोंगेशन, टर्मिनेशन हो जाता है। वैसे भी सोचिए कि देखिए, जब भी आप लोग कोई भी मतलब काम को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार अगर आप उस चीज को स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, आगे का जो भी है वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इजी हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे डीएनए एप्लीकेशन में भी इनिशिएशन में क्या होता है, टाइम टेकिंग है या टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग इनिशिएशन को क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेट या रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज के बारे में, क्या चीज के बारे में, काइनेटिक प्रोपरीडिंग, प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पोल 3 और रेट लिमिटिंग स्टेट या टाइम टेकिंग या स्लो स्टेप के बारे में। अब लास्ट टॉपिक क्या बचा, लास्ट टॉपिक बच गया रेगुलेशन, बच गया किसका, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का, जिसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन डिटेल में, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।